नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। तो इस चैप्टर में हमको पावर्टी एज जो होती है या टीन एज जो होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसमें व्यक्ति की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, मतलब छात्र जो लड़के लड़कियों की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में क्या हार्मोनल चेंज आते हैं, जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो कैसी हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये अवस्था जो है क्या कहलाती है, तो ये किशोर अवस्था कहलाती है। तो ये बाल्यावस्था और युवावस्था दोनों के बीच का समय होता है, संक्रमण काल होता है। इसमें बाल्यावस्था के जो धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है और शरीर भी जो है वो धीरे धीरे परिपक्व होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे मनुष्य के अंदर उसकी जनन क्षमता का विकास हो जाता है। और सबसे पहले इसमें जैसे देखते हैं कि वृद्धि के बारे में है कि जन्म से ही वृद्धि होती है, लेकिन 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद जो वृद्धि वो एकाएक तीव्र हो जाती है और वृद्धि साफ दिखने लगती है। तो इसे शरीर में होने वाली वृद्धि प्रक्रिया के एक भाग कहा जाता है और ये बचपन से युवावस्था की ओर कदम रखने वाला भाग होता है। इसके बाद किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था के बारे में देखिए, वृद्धि के बारे में है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन हो जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती हो, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। इसको टीन कहा जाता है, 13 से 19 तक। तो लड़कियों में ये अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। और किशोरावस्था एक्चुअल में मनुष्य में यौवन आरंभ का संकेत है, मतलब यौवन अवस्था जो उनकी प्रारंभ हो चुकी है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था में आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिए, तो सबसे पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। तो जैसे ही किशोरावस्था आती है तो जो बच्चे हैं, जो मतलब लड़का या लड़की है, उसकी लंबाई में अचानक परिवर्तन आता है। लंबी अस्थियां, हाथ पैर की अस्थियों में लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसके पश्चात जो लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है या जो एक्चुअल में जो हाइट गेन होती है बच्चों की, वो डिपेंड करती है फैमिली के मेंबर्स के ऊपर। तो इसके पहले एक चीज़ और है कि प्रारंभ में जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तुलना में तीव्रता से बढ़ती हैं और 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद जो है लड़कियां जो हैं जो तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन बाद में वो उनकी वृद्धि रुक जाती है और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक की आयु तक बढ़ती है। इसके पश्चात जिस भी व्यक्ति की लंबाई, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात करते हैं, लड़के या लड़की की, तो उनकी जो लंबाई है वो आनुवांशिक होती है, शरीर परिवार के सदस्यों से प्रभावित होती है, या तो माँ बाप या फिर मामा या मौसी। तो ये परिवार जो ब्लड रिलेशन के जो लोग होते हैं उनसे प्रभावित होती है, ये आनुवांशिक होती है। इसके पश्चात शरीर की आकृति में परिवर्तन है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है उसके साथ साथ शरीर की आकृति में परिवर्तन दिखाए जाते हैं। जैसे लड़के हैं तो उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के कमर के का निचला भाग जो है वो थोड़ा सा फैल जाता है, और लड़कों में जो शारीरिक पेशियां हैं वो स्पष्ट एवं गठीली दिखाई देने लगती हैं। इसके पश्चात है स्वर में परिवर्तन। देखिए, आवाज़ में भी परिवर्तन होता है। यौवनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभन होता है। तो लैरिंग्स क्या होता है, देखिए लैरिंग्स का डायग्राम हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। तो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो लैरिंग्स जो है वो अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, और लड़कों में लैरिंग्स जो है वो गले के निचले भाग में यहाँ पे अलग उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इसको कंठमणियाँ, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से ये निकला हुआ, ये कंठमणियाँ एडम्स एप्पल कहलाता है, और इससे ही आवाज़ खुलने का हमको बोध होता है। तो लड़कियों में अपेक्षाकृत कम होता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा मतलब निम्न तारत्व वाला होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि होती है और आवाज़ जो है वो भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों तक होती है, उसके बाद आवाज़ जो है इनकी खुल जाती है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण परिवर्तन वो है, शरीर में श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। तैल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है, और इस स्त्राव बढ़ने से
इस स्त्राव के बढ़ने से चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ आदि निकल आते हैं। तो ये भी यौवनारंभ के स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स है। इसके पश्चात श्वेत ग्रंथि या तैल ग्रंथि के बारे में दिया हुआ है कि श्वेत ग्रंथि या तैल ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथि जो कुछ ग्रंथियाँ होती हैं ये अपना स्त्राव वाहिकाओं के द्वारा स्त्रावित करती हैं। अतः स्त्रावी ग्रंथियाँ जो हैं ये हार्मोन्स को सीधे रुधिर में विमोचित करती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। तो ग्रंथियाँ दो प्रकार की, एक नलिका विहीन हो गई और एक नलिका युक्त वाहिकाओं युक्त। तो जो आपकी श्वेत ग्रंथि है, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि है, ये वाहिका युक्त ग्रंथि होती हैं, जबकि और जो इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि नलिका विहीन होती हैं। इसके पश्चात जनन अंगों का विकास है। तो देखिए जनन अंगों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यौवन आरंभ होने पर नर जननांग जैसे कि वृषण शिशण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ होने लगता है। इसी प्रकार लड़कियों में भी अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय से अंडाणुओं का निषेचन भी होने लगता है। इसके पश्चात मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। तो व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व होता है। बचपन की जो बचपना है वो धीरे धीरे चला जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है उसमें, और वो अपने शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के हिसाब से स्वयं को ढालता है। इसके पश्चात गौण लैंगिक लक्षण है। तो देखिए गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। वृषण और अंडाशय ये पुरुष और स्त्री के जनन अंग होते हैं और इसमें युग्मक बनते हैं, जैसे कि वृषण में अंडाणु बनते हैं और वृषण में शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। तो इसके साथ में कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि लड़कों के चेहरे में दाढ़ी मूंछ आने लगती है और इसके साथ में लड़कियों में स्तन में वृद्धि होती है और इसके साथ में ही जो प्यूबिक क्षेत्र हैं वहाँ पे बालों का आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके पश्चात किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यौवनारंभ होने के साथ साथ वृषण में पौरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ हो जाता है और महिलाओं में स्त्री हार्मोन्स या एस्ट्रोजन। तो देखिए पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन, ये दोनों उत्पादित होने लगते हैं। महिलाओं में स्तन विकसित हो जाते हैं और दुग्ध ग्रंथियां जो हैं वो विकसित हो जाते हैं। इसके पश्चात पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन या निरंतक हार्मोनों का स्रावण प्रारंभ हो जाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों तक हम पहुंच गए थे। देखिए परिवर्तन जो है वो पुरुष वृषण हार्मोन, वृषण में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ हो जाता है और एस्ट्रोजन अंडाशय स्त्री हार्मोन का स्रावण प्रारंभ हो जाता है। फिर जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे यह शरीर के विभिन्न भागों या लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं रुधिर में हार्मोन्स को प्रवाहित कर देती हैं और ये रुधिर के माध्यम से उसके उपयुक्त स्थल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे प्रभाव दिखाते हैं। शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। वृषण और अंडाशय ये दो ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लैंगिक हार्मोन स्रावित करती है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि पुरुष में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है और महिलाओं में लैंगिक हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो ये हार्मोन जो है ये गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी, क्योंकि जब ये हार्मोन संबंधित अंगों तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के बारे में भी हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है वो लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि भी इसको प्रभावित करती है। इसके पश्चात है मानव में जनन काल की अवधि है। तो पॉवर्टी एज जो है, पॉवर्टी टाइम पीरियड, इसमें हम देखेंगे। तो मानव में जनन काल की जो अवधि वो अलग अलग होती है। किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन योग हो जाते हैं।
युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जो जननावस्था है या यौवनारंभ है वो 10-12 साल की एज से प्रारंभ होता है और अंडा अंडाशयों में अंडाणु परिपक्व होते हैं और 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्मोचित होता है। जैसे हमने बताया था कि 2 अंडाशय होते हैं, उसमें से किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु निर्मोचित हो जाता है। इसके फलस्वरूप इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके परिणामस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे कि ऋतुस्राव या मासिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है। ये 28 से 30 दिन की अवधि में एक बार होता है और प्रथम बार जब होता है 10 से 12 वर्ष की आयु में, तो इसको रजोदर्शन कहा जाता है। और इसकी जो एंडिंग है वो 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है और इसके रुकने को रजो निवृत्ति कहा जाता है। तो इसके पश्चात ये पावर्टी पीरियड है। इसके पश्चात ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन मतलब बाहर निकलना, फिर गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना और फिर ब्लड के द्वारा उसको बाहर निकल जाना, तो ये गर्भाशय के विकास से संबंधित कहलाता है। तो इसके पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमको भाग देखना है कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आमतौर पे ये धारणा है कि लिंग का निर्धारण जो है महिलाओं के उससे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 23 गुणसूत्र व्यक्ति में पाए जाते हैं और इसमें 23 गुणसूत्र जो हैं वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उसमें जो 23 सिंगल जो है वो मेल से और 23 सिंगल फीमेल से होते हैं। तो जो स्त्री का जो अंडाणु होता है उसमें 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको इसमें डायग्राम में गिवन है, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए स्त्री के अंडाणु की अगर हम बात करते हैं तो स्त्री के जो अंडाणु होते हैं उसमें देखिए 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुष के शुक्राणु में 1X और 1Y गुणसूत्र पाया जाता है। तो जब स्त्री के X गुणसूत्र से पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है, मतलब दोनों X मिल जाते हैं, तो जो होने वाली जो संतान है वो फीमेल होती है। और अगर स्त्री के X से पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है तो जो होने वाली संतान होती है वो मेल होती है। तो इस प्रकार X और Y जो गुणसूत्र हैं वो केवल पुरुष के शुक्राणु में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो है पुरुष ही उत्तरदायी होते हैं। इसके पश्चात लिंग हार्मोन के अतिरिक्त बहुत से ऐसे हार्मोन हैं जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं और पीयूष ग्रंथि द्वारा इसमें उत्पन्न नहीं होते, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को उनके हार्मोन उत्पन्न होने के लिए उद्दीप्त किया जाता है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में, पीयूष ग्रंथि एक अंतः स्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है और हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो जिसको ये नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि वृषण, अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं जिनके कार्यकलाप को नियंत्रित करती हैं। तो कुछ व्याधियाँ होती हैं हार्मोन्स की, जब सेक्रेशन जब या हार्मोन्स का स्त्रावण ठीक नहीं होता तो व्याधि हो जाती हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन होता है और ये हार्मोन्स का उत्पादन सही नहीं होता है तो व्यक्ति को गाइटर रोग हो जाता है, जिसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, एक गले में कुछ ऐसा लटक जाता है। इसके पश्चात एक और है कि अग्नाशय जो एक पेनक्रियाज जो होता है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। अगर इंसुलिन का उत्पादन ठीक नहीं होता है तो व्यक्ति शुगर से या मधुमेह से पीड़ित हो जाता है। इसके पश्चात एड्रेनलिन नामक हार्मोन होता है जो कि रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाले हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। अगर एड्रेनलिन से स्त्रावण ठीक नहीं होता है तो व्यक्ति क्रोध, चिंता एवं उत्तेजन की अवस्था में रहता है। इसके अतिरिक्त पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन भी स्त्रावित करती है जो कि व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अब व्यक्तियों के अलावा फिर कीट, मेढक एवं जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन के योगदान के बारे में है।
तो देखिए कीट का हमने देखा था कि इल्ली को वयस्क सलभ बनने तक अनेक चक्कर से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार टैडपोल भी वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चक्करों से गुजरता है और ये लार्वा से वयस्क तक बनने के जो चक्र रहते हैं इसको कायांतरण कहा जाता है। कीटों में इस प्रक्रिया के लिए कीटों में कायांतरण के लिए कीट हार्मोन उत्तरदायी होता है और मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जल में आयोडीन की मात्रा उपस्थित हो। अतः जिस भी जलाशय में या जहाँ पे भी मेढक अंडे देता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है आयोडीन की मात्रा। अगर वहाँ आयोडीन की मात्रा उस पानी में है तो वो वृद्धि काफ़ी शीघ्रता से करते हैं। इसके अतिरिक्त जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, तो जो जनन अंग है उनको स्वच्छ रखना चाहिए और पर्याप्त व्यायाम इस अवस्था में जो मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। किशोर की पोषण संबंधी आवश्यकता है, तो किशोर की पोषण संबंधी आवश्यकता में देखिए ये समय जो रहता है ये बिल्डिंग वाला समय रहता है, तो इस समय पोषण अच्छा मिलना चाहिए जिससे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो संतुलित आहार होना चाहिए। इसके अलावा लोहा और जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त डिब्बाबंद जो खाना है जो हार्मफुल होता है उसको कम से कम लेना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यौन सक्रियता के लिए जो यौन अंग है उनका स्वच्छ रखना और संक्रमण से दूर रखना आवश्यक है। इसके पश्चात शारीरिक व्यायाम है, तो शारीरिक व्यायाम सारी अवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके पश्चात नशीली दवाओं के लिए निषेध है, तो बिना डॉक्टर के परमिशन के किसी भी प्रकार की नशीली दवा का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। थोड़ी सी जानकारी इसमें एड्स के बारे में भी दिया हुआ है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये बीमारी होती है जो कि HIV नामक वायरस से होती है और बहुत सी चीज़ों से संक्रमित हो जाती है। रक्त और जहाँ पे भी रक्त का संचार होगा वहाँ ये बीमारी का संक्रमण हो जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।